स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्रिय साथियों, आप लोगों का ऐसे ही प्यार बना रहे, ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहे और जैसे अभी आप शेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों को, शिक्षक साथियों को, ऐसे ही सपोर्ट मुझे मिलता रहे और आप लोगों के सपोर्ट से मेरा चैनल पे आप लोगों का सब्सक्राइबर बढ़ता रहे। सब्सक्राइबर यानी कि मेरा फैमिली मेंबर्स, सब्सक्राइबर जितने भी हैं मेरे फैमिली मेंबर हैं, वो बढ़ते रहें। आप लोग अपना प्यार दुलार ऐसे ही दिखाते रहें और मैं आप लोगों के सेवा में ऐसे ही हाजिर रहूँगा। अच्छा से अच्छा क्वेश्चन सेलेक्ट करके आप लोगों के लिए प्रस्तुत करूँगा और करता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि पहला वाला इसका सेट जो है बहुत मज़ा आया होगा। तो प्यारा सा लाइक करते हुए आप लोग आगे बढ़ेंगे और चैनल पे जो भी नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करके, लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिए और आप अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हम लोग आज ये सेट 2 है, इसमें 20 क्वेश्चन हैं हमेशा की तरह। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि धातुओं के किस गुण के कारण उन्हें पीटकर चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? धातुओं के आखिर कौन ऐसा गुण है जो धातुओं में पाया जाता है जिसके वजह से उन्हें पीट कर चादर में परिवर्तित यानी चादर बनाया जा सकता है, चादर में बदला जा सकता है? ऑप्शन ए है तन्यता, ऑप्शन बी है आघातवर्धनीयता, ऑप्शन सी है कठोरता, ऑप्शन डी है धात्विक चमक। ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर सी कठोरता तो होगा नहीं, ऑप्शन डी धात्विक चमक भी नहीं होगा, धात्विक चमक से यहाँ लेना देना नहीं है। कठोर होगा तो उसको जो है पीटिएगा तो वह टूट जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ऑप्शन ए है तन्यता, तो तन्यता का मतलब होता है जिसको खींचकर तार बनाया जा सके। यहाँ पे चादर बनाने की बात की जा रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। यहाँ अब बच जा रहा है ऑप्शन नंबर बी आघातवर्धनीयता, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता का मतलब क्या होता है, जरा सा हम थोड़ा सा यहाँ चर्चा करेंगे। आघातवर्धनीयता का मतलब ये हुआ कि जब किसी भी पदार्थ को दबाया जाए, यानी कि जब उसको पीटा जाए, तो वह चकनाचूर नहीं हो, यानी टूटे नहीं और हम जिस शेप में उसको लाना चाहें, जिस आकार में लाना चाहें, वह आ जाए, बदल जाए। वही गुण उसका आघात वर्धनीयता कहलाता है। इसलिए धातुओं के किस गुण के कारण उन्हें पीटकर चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा आघात वर्धनीयता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं? अभी-अभी हमने पहले ही बताया कुछ ही देर पहले यानी पहला नंबर क्वेश्चन में तन्यता के बारे में कि तन्यता आखिर होता क्या है? तन्यता का मतलब वही जो मैंने बताया कि किसी भी पदार्थ को जिस गुण के कारण यानी तन्यता जिस गुण के कारण मतलब जिसे खींच करके आम भाषा में कहिए लमरा करके जो है खींच करके उसको तार बना दिया जाए तो वह गुण तन्यता कहलाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, तन्यता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तन्यता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है एक अधातु जिसमें चमक होती है। भाई याद रखिएगा कि अधातु चमकीले नहीं होते हैं, अधातु में चमक नहीं पाई जाती है, अधातु का यह गुण नहीं होता है, धातुओं का गुण होता है कि वह चमकता है। लेकिन एक ऐसा भी अधातु होता है जिसको आप अपवाद में ले सकते हैं, तो एक ऐसा अधातु होता है जिसमें चमक पाई जाती है। तो भई इसमें देखते हैं कौन-सा ऐसा धातु है जिसमें चमक पाई जाती है, धातुओं वाला गुण पाया जाता है, धातु के जैसा गुण पाया जाता है, वह चमकता है, चमकीला होता है। तो ऑप्शन ए है सल्फर, ऑप्शन बी है ब्रोमीन, ऑप्शन सी है आयोडीन, ऑप्शन डी है कार्बन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। आयोडीन जो होता है यह चमकीला होता है, यानी आयोडीन का मतलब हो गया नमक। यह चमकीला होता है और यह ठोस अवस्था में भी पाया जाता है। लेकिन याद रखिएगा अधातु लगभग यानी प्रायः वह
गैसीय अवस्था में पाया जाता है। लेकिन आयोडीन क्या है भाई? यह ठोस अवस्था में पाया जाता है और यह चमकीला होता है। तो आयोडीन एक ऐसा धातु है जिसमें चमक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। कमरा का जो तापमान होता है, रूम का जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में, किस अवस्था में भाई? लिक्विड अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन है? क्योंकि सभी धातु लिक्विड अवस्था में कमरे के ताप पर नहीं पाया जाता है, इसलिए यहाँ एक अपवाद के रूप में हो गया कि कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर, यानी रूम के टेम्परेचर जिसमें हम लोग रहते हैं, उस टेम्परेचर पर वह धातु क्या होता है भाई? लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है सोडियम, ऑप्शन बी है सीजियम, सोडियम भी नहीं है, सीजियम भी नहीं है, ऑप्शन सी है गैलियम, यह भी नहीं है, ऑप्शन डी है पारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि पारा, पारा का मतलब ये हुआ मरकरी, जिसका दूसरा नाम है मरकरी से भी बोला जाता है पारा या मरकरी। तो पारा एक ऐसा धातु है जो कमरा के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब पारा आप जरा सा जान लीजिए, घर में जो होता है, अब घर में कहाँ होता भाई? तो आपके, यानी सभी के घर में एक थर्मामीटर होता है जिसके द्वारा बुखार मापा जाता है। बुखार बुखार जो होता है उसका टेम्परेचर हम लोग नापते हैं, तो उसमें एक लिक्विड जो होता है, जो ऊपर की तरफ बढ़ता है, वही पारा होता है। वह पारा यानी मरकरी जिसको बोला जाता है, वही क्या होता है भाई? उस टेम्परेचर पर, कमरा के तापमान पर द्रव अवस्था यानी लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है वाहनों के लिए, यानी गाड़ियों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। भाई कौन ऐसा ईंधन है जो गाड़ी के लिए सबसे कम प्रदूषक है, जो सबसे कम प्रदूषण फैलाता हो? तो ऑप्शन ए है पेट्रोल, तो पेट्रोल से भी फैलता है प्रदूषण। ऑप्शन नंबर बी है डीजल, तो डीजल से भी फैलता है प्रदूषण। ऑप्शन सी है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको फुल फॉर्म जो है, यहाँ फुल फॉर्म नहीं बल्कि शॉर्ट फॉर्म में सीएनजी बोला जाता है, और फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और हिंदी में उसको बोला जाता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर हो जाएगा, सीएनजी। क्योंकि आपने ये भी सुना होगा कि अब जितने भी गाड़ी जो है आ रहे हैं, वह सीएनजी पर चलने वाला आ रहा है, यानी पेट्रोल के साथ में सीएनजी। दिल्ली में तो बहुत पहले ही पेट्रोल बैन हो गया है, पेट्रोल पे नहीं चलता है गाड़ी, सारी गाड़ी वहाँ पे सीएनजी पे चलाई जाती है। अब और पटना में भी ऐसा है, और अब मुजफ्फरपुर में भी ऐसा है कि सीएनजी पर जितने भी ऑटो हैं, सारे सीएनजी पे ही चलाए जाते हैं। तो सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो है, यह एक ईंधन है, लेकिन सबसे कम प्रदूषक वाला ईंधन है, ना के बराबर आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कोयला बनने में कितना समय लगता है? कोयला जो है, कोयला एक ईंधन हो गया, इसको बनने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए है 100 वर्ष, ऑप्शन बी है हजारों वर्ष, ऑप्शन सी है लाखों वर्ष, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लाखों वर्ष। क्योंकि कोयला जो ईंधन होता है, यह पेट्रोलियम पदार्थ जैसे होता है, पेट्रोलियम पदार्थ को बनने में लाखों वर्ष लगता है, वैसे ही ये कोयला को भी बनने में लाखों वर्ष लगता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है? तो वह बिटुमेन होता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि पेट्रोलियम जो पदार्थ होता है, यानी कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ को जब लिक्विफाइड किया जाता है, उसका रिफाइनिंग किया जाता है, तो उसमें से एक ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ बचता है,
निकलता है वही बिटुमेन कहलाता है और उसी का उपयोग जो है सड़क निर्माण के लिए किया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा बिटुमेन। पेट्रोलियम का कौन-सा उत्पाद सड़क निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है? तो वह बिटुमेन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः होते हैं। तो ध्यान देंगे प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस जो होता है, उसमें मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा मीथेन। आंसर क्या होगा? मीथेन, जिसका फ़ॉर्मूला होता है CH4। रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई? CH4। मीथेन प्राकृतिक गैस में मुख्यतः होते हैं, यानी मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस में मीथेन पाए जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी पदार्थ को दहन का पोषक पदार्थ है। किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है, यानी किसी भी पदार्थ का दहन जो होता है उसका पोषक पदार्थ क्या है? यानी पोषक पदार्थ कहने का मतलब ये हुआ कि दहन के लिए आवश्यक पदार्थ क्या है, उसको जलने के लिए आवश्यक पदार्थ इसमें से क्या है? तो ऑप्शन ए है ईंधन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है कार्बन, ऑप्शन डी है जल। तो कोई भी दहन का पोषक जो होता है जलने के लिए या जलाने के लिए उसको पर्याप्त मात्रा में क्या चाहिए भाई? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यदि मान लीजिए एक मोमबत्ती आप जला लीजिए और मोमबत्ती को जलाने के बाद आप जो है एक शीशा का ग्लास ले लीजिए और उससे ढक दीजिए। ढकने के बाद फिर आप देखिएगा कि वह मोमबत्ती बुझ जाएगा। बुझने का मतलब ये हुआ कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। अब ऑक्सीजन जैसे ही उसका जो है बंद हो जाएगा मिलना तो वह बुझ जाएगा। मतलब ये हुआ कि उसको, यानी किसी भी पदार्थ को जो उसका दहन का पोषक जो पदार्थ होता है, उसका वह पदार्थ क्या होता है भाई? ऑक्सीजन होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है। विद्युत उपकरण यानी कि बिजली के वायर जो होता है, घरों में जो वायरिंग की गई होती है, उसमें जितने भी उपकरण होता है, यानी बिजली से चलने वाला मशीन जो होता है, अगर उसमें आग लगी हुई है या आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो ऑप्शन नंबर, अब ऑप्शन यहाँ समझेंगे ज़रा-सा, सीधा-सीधा बात है कि बिजली के द्वारा आग लगने पर सबसे अच्छा उपाय क्या है? बिजली तो कट कर दीजिएगा अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले सबसे अच्छा उपाय, तो उसके द्वारा ज़्यादा अगर आग लगा हुआ है तब क्या करना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है रेत। तो भाई रेत से कुछ नहीं होगा, रेत का मतलब बालू, पेट्रोलियम पदार्थ में अगर आग लगा हुआ है तब वहाँ रेत काम आएगा। ऑप्शन नंबर बी है जल, वहाँ जल भी काम नहीं आएगा और ख़ास करके बिजली वाला उपकरण, विद्युत उपकरण में तो और नहीं। वो जो भी जल फेंकेगा, पानी फेंकेगा और क्या होगा, जल जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत प्रवाहित हो जाएगा और उससे और खतरा बढ़ेगा, जान जाने की भी वहाँ पे चांस बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो भाई ऑक्सीजन तो नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि ऑक्सीजन दहन का जो है पोषक तत्व होता है, पोषक पदार्थ होता है और आग फैलेगा। ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जैसे ही उसको भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, पूरा जितना भी चाहिए उससे ज़्यादा अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे प्रवाहित किया जाएगा, तो क्या होगा, चारों तरफ से एक आवरण बनेगा और आवरण के वजह से, यानी उस कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाएगा और ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से वह क्या होगा, बुझ जाएगा, आग बुझ जाएगा वहाँ पे। एक तरह से कहिए कि उसका दम घुटने लगेगा और दम घुटेगा तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। या कहीं और भी ऐसे भी आग लगा हुआ है, तो वहाँ भी का अग्निशामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे रहता है, उसमें उसका भी
इंतज़ाम किया गया रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ा जाता है तो आग बुझ जाता है वहाँ पे। लेकिन पहले पानी डाल कर के बुझाया जाता है, अगर ऐसे कहीं घरों में आग लगती है तब। वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का भी आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन-सा दहनशील पदार्थ का उदाहरण है? दहनशील पदार्थ का मतलब ये हुआ कि जिसका जो कम टेम्परेचर पर भी क्या हो, जल जाए, जल्दी से वह जल जाए। जिस दहनशील पदार्थ का मतलब ये हुआ जो जलने वाला हो, जल्दी से जलने वाला हो। तो इसमें तो लोहा भी जलने वाला ही है, काँच भी है, बालू भी है, कागज़ भी है। लेकिन दहनशील में अब इसमें से कह रहा है कि जो सबसे पहले कौन जल सकता है आसानी से? दहनशील पदार्थ वही हो जाएगा जो आसानी से जल जाए। तो ऑप्शन ए है लोहा, बी है काँच, सी है बालू, ऑप्शन नंबर डी कागज़ इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कागज़, क्योंकि इसका ज्वलन ताप सबसे कम होता है और इन चारों में सबसे कम ज्वलन ताप कागज़ का है, यह जल्दी से जल जाएगा, इसलिए इसमें दहनशील पदार्थ कागज़ हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, स्वतः दहन की परिघटना देखा जा सकता है। स्वतः का मतलब होता है स्वयं। स्वयं जलने की परिघटना किसमें देखा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है श्वेत फास्फोरस, ऑप्शन बी है लकड़ी, ऑप्शन सी है पटाखा, ऑप्शन डी है पेट्रोल। तो ध्यान देंगे, ऑप्शन ए है श्वेत फास्फोरस, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा श्वेत फास्फोरस, क्योंकि श्वेत उजला फास्फोरस जो होता है वह बहुत ही क्रियाशील अभिक्रियाशील पदार्थ होता है, क्योंकि जैसे ही यह ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, इसको खुला ऐसे ही रख दीजिएगा तो यह ऑक्सीजन वायु के संपर्क में आने पर यह जल उठेगा। तो स्वतः जल गया यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में, स्वतः जल उठा, इसलिए यह स्वतः दहन की परिघटना हम श्वेत फास्फोरस में देख सकते हैं। लेकिन लकड़ी है, लकड़ी में तो आग लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि लकड़ी आप रख दीजिए और यह अपने से जल जाएगा, ऐसा नहीं है, इसमें आग लगाना पड़ेगा। पटाखा अगर है तो पटाखा में भी आग लगाना पड़ेगा तब वह जलेगा। ऑप्शन डी है पेट्रोल, तो पेट्रोल में भी आग लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि पेट्रोल आप डाल दीजिए बाहर यहाँ रख दीजिए, इंतज़ार कीजिए हाँ अब जलेगा। ऐसा नहीं, उसमें भी आग लगाना पड़ेगा। उसको भी आग के लिए सहारा चाहिए जलने के लिए। लेकिन श्वेत फास्फोरस यह क्या है, ऑक्सीजन के संपर्क में, वायु के संपर्क में आते ही खुला छोड़िएगा तो ये क्या होगा, जल उठेगा। इसलिए स्वतः दहन की परिघटना हम श्वेत फास्फोरस में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, लकड़ी का जलना किस प्रकार का दहन है? ऑप्शन ए है स्वतः दहन, तो स्वतः दहन तो है नहीं भई। ऑप्शन बी है विस्फोट, तो ऐसा नहीं है कि लकड़ी का जलना, लकड़ी जला रहे हैं तो एकदम पटाखा की तरह बज रहा है, फूट रहा है, एकदम उड़ रहा है, तो इसलिए विस्फोट भी नहीं है, विस्फोटक भी पदार्थ नहीं है यह। ऑप्शन सी है मंद दहन, तो भाई ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मंद दहन। मंद का मतलब होता है धीरे और दहन का मतलब होता है जलना, मतलब धीरे-धीरे जलना। तो लकड़ी का जलना किस प्रकार का दहन हो गया? मंद दहन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, दहन के लिए आवश्यक शर्त है, यानी दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? सबसे ज़्यादा इसमें देखते हैं। ऑप्शन ए है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, तो भाई दहन के लिए दहनशील पदार्थ की भी उपस्थिति होनी चाहिए, द पदार्थ जो भी जल रहा है वह दहनशील होना चाहिए। ऑप्शन बी है दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, तो दहन के पोषक पदार्थ क्या है? ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की भी उपस्थिति होनी चाहिए। ऑप्शन सी है ज्वलन ताप की प्राप्ति, तो भाई ज्वलन ताप भी वहाँ प्राप्त होना चाहिए। अब ज्वलन ताप ही प्राप्ति नहीं होगा तो उसमें आगे नहीं पकड़ेगा, तो ज्वलन ताप की भी प्राप्ति होनी चाहिए। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, उपर्युक्त सभी। दहन के लिए आवश्यक शर्त है उपर्युक्त सभी, यानी दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए, ज्वलन ताप की भी प्राप्ति होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है, क्या कहलाता है? देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था ज्वलन ताप, तो ज्वलन ताप की प्राप्ति, आखिर ज्वलन ताप का डेफिनिशन क्या होता है? तो वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है, क्या कहलाता है? तो ज्वलन ताप कहलाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ज्वलन ताप, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है ज्वलन ताप कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, ईंधन के ऊष्मीय मान को किस इकाई में मापा जाता है? मतलब ये हुआ ईंधन की ऊष्मीय मान का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए है केजी, यह नहीं होता है, किलोग्राम नहीं होता है। ऑप्शन बी है केजी पर केजी, यानी कि केजी सॉरी, केजी नहीं केजे पर केजी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, केजे पर केजी, यानी कि किलो जूल प्रति किलोग्राम। क्या? किलो जूल प्रति किलोग्राम जो है ईंधन के ऊष्मीय मान का एसआई मात्रक, यानी ईंधन के ऊष्मीय मान को किसमें मापा जाता है? तो किलो जूल प्रति किलोग्राम में मापा जाता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ज़रा-सा, अगर हम कहें यहाँ कि जूल प्रति किलोग्राम, ये इसमें से के हटा दें और जूल प्रति किलोग्राम कहें, तो वह सिर्फ़ ऊष्मीय मान का एसआई मात्रक होगा, जूल प्रति किलोग्राम। लेकिन यहाँ ईंधन के ऊष्मीय मान पूछ रहा है, इसलिए ईंधन के ऊष्मीय मान का एसआई मात्रक, यानी ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम में मापा जाता है। इसलिए यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए है लकड़ी, तो बहुत कम होता है लकड़ी का भाई। ऑप्शन बी है केरोसिन, केरोसिन का भी ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर सी है एलपीजी और ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। इन्हीं दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी एलपीजी भी नहीं होगा, क्योंकि इससे भी ज़्यादा हाइड्रोजन का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो वह हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान जो है वह कितना होता है भाई? 1,50,000 1,50,000 केजे पर केजी, यानी 1,50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितना ईंधन का ऊष्मीय मान मिलेगा? तो वह 1,50,000 मिलेगा। तो 1,50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम 1 ग्राम के लिए होता है, यानी हाइड्रोजन के लिए होता है 1,50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। यह सबसे उच्च होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। जो है हाइड्रोजन ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन है, विस्फोटक दहन का उदाहरण है, यानी कि विस्फोटक जो पदार्थ है वह कौन है इसमें? ऑप्शन ए है लकड़ी का जलना, तो भाई लकड़ी पटाखा की तरह नहीं जलता है और ना ही बजता है। ऑप्शन बी है तेल का जलना, तो यह भी पटाखा की तरह नहीं जलता है। ऑप्शन सी है पटाखा का दहन, तो पटाखा का दहन सीधे-सीधे यहाँ दे दिया भाई, फटने वाला होता है, फूटने वाला होता है, बजने वाला होता है। तो पटाखा जो होता है उसका दहन विस्फोटक होता है, क्योंकि उसमें बारूद भरा होता है और जो भी बारूद वाला होता है वह विस्फोटक पदार्थ होता है, विस्फोटक दहन होता है बारूद से। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका पटाखा का दहन आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? तो ध्यान देंगे ज़रा-सा, ज्वाला को सबसे पहले समझने के लिए, अच्छा तरीका से समझने के लिए हम एक मोमबत्ती लेते हैं, जो यहाँ पे फिगर बना हुआ है मोमबत्ती का। अब मोमबत्ती का जो यह जलता हुआ भाग दिख रहा है आपको, ये पूरा टोटल आपको यहाँ पे दिख रहा है, यही इसका ज्वाला हुआ। और क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी जो जलने वाला जितना ये भाग दिख रहा है मोमबत्ती का, यह इसका ज्वाला का क्षेत्र कहलाया। लेकिन इसमें कितना क्षेत्र होता है, क्वेश्चन यह पूछ रहा है आपको। क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि इसमें जो है कितना क्षेत्र होता है, तो इसमें 3 क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
3 क्षेत्र होता है। अब तीनों क्षेत्र के बारे में ज़रा-सा यहाँ देखते हैं कौन-कौन 3 क्षेत्र होता है। तो सबसे बाहरी भाग, सबसे ऊपरी भाग जिसको गर्म भाग कहा जाता है ये वाला, सबसे गर्म भाग, सबसे ऊपरी भाग जो होता है यह सबसे गर्म क्षेत्र होता है। क्योंकि इसी के वजह से जब आप आग तापते हो, तो आपको ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है, वह सबसे गर्म भाग के वजह से होता है और वह सबसे बाहरी क्षेत्र होता है। यानी उसमें पूर्ण दहन का कार्य होता है। पूर्ण दहन जो है, पूरी तरह से जलने वाला काम बाहरी क्षेत्र में होता है और उसका कलर जो है वह नीला होता है। कैसा होता है भाई? नीला होता है और वह बाह्य क्षेत्र होता है यानी कि बाहरी क्षेत्र होता है और उसमें पूर्ण दहन होता है, पूरी तरह से जलता है कोई भी पदार्थ और वह सबसे गर्म भाग होता है वह। फिर उसके बाद आता है बीच वाला भाग जिसको मध्य भाग बोलते हैं और वह कम गर्म होता है, उसमें टेम्परेचर कम होता है, वह कम गर्म होता है। उसको जो है आंशिक दहन वाला भाग भी कह सकते हैं, आंशिक दहन वाला भाग या मध्य भाग भी यानी बीच वाला भाग कह सकते हैं और उसका कलर जो होता है वह पीला होता है। उसका कलर बीच वाला भाग का क्या होता है कलर? पीला होता है, वह पीला कलर का जलता है। और जो है उसको जो है सबसे कम गर्म क्षेत्र वाला बोलते हैं, उसके नीचे वाला जो होता है, सबसे कम गर्म क्षेत्र यानी कि सबसे नीचे वाला जो जलता है, सबसे कम गर्म क्षेत्र वाला भाग कहलाता है। यानी वह समझिए कि बिना जले मोमबत्ती का वह आंतरिक क्षेत्र होता है, हिस्सा होता है, अंदर वाला हिस्सा होता है, सबसे जो काला दिखाई देता है उसमें, जिसका कलर कैसा होता है भाई? काला होता है। तो वह बिना जले मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र होता है, अंदरूनी क्षेत्र होता है, अंदर का हिस्सा होता है और वह काला होता है और नीचे वाला हिस्सा है तो ये तो मोमबत्ती है भाई। इस प्रकार से एक मोमबत्ती का जो ज्वाला होता है उसमें 3 क्षेत्र होता है। तो यहाँ मोमबत्ती पर समझाया गया है कोई भी चीज़ जलता है तो उसका ज्वाला जो है जलने वाला भाग ज्वाला कहलाता है और उसका 3 क्षेत्र होता है। एक सबसे बाहरी क्षेत्र, एक जो है मध्य क्षेत्र और एक सबसे अंदरूनी वाला क्षेत्र होता है। अब सबसे बाहरी क्षेत्र जो होता है वह नीला होता है, मध्य वाला क्षेत्र होता है वह पीला होता है और सबसे अंदर वाला क्षेत्र होता है वह काला होता है। और सबसे गर्म क्षेत्र कौन होता है? तो बाहरी क्षेत्र होता है जिसमें पूर्ण दहन का काम होता है क्योंकि उसको जो है ऑक्सीजन जो है भरपूर मात्रा में मिलता है। चलिए, मुझे लग रहा है अब आप लोग जो इसको है समझ चुके होंगे कि ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं और ज्वाला क्या होता है और कौन-कौन होता है इसमें क्षेत्र। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन पर हम चर्चा करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा फिर से एक बार कि अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप भूल गए हैं, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप जो भी हैं, जल्दी से इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? वन जो समाप्त होता है उसको यानी वन समाप्त कैसे होता है? तो वनों की कटाई होती है, अंधाधुंध। तो वनों की कटाई को क्या कहा जाता है? तो उसको वनोन्मूलन कहा जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं है कि नहीं कहीं वनोन्मूलन? तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है वनोन्मूलन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा वनोन्मूलन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का अर्थ होता है अत्यधिक पेड़ों की कटाई और अत्यधिक पेड़ों की कटाई जो है यह हमारे भारत में यह एक मसला बनता जा रहा है क्योंकि इंडिया यानी भारत जो है यह देश कृषि प्रधान देश है और इसके वजह से वनों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है और यह एक समस्या बनता जा रहा है और यह गंभीर समस्या बन गया है। लेकिन वन जो समाप्त हो रहा है, जंगल जो समाप्त हो रहा है, वन की कटाई की जा रही है, उसको वनोन्मूलन कहा जाता है। चलिए यहाँ पर जो है वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें और प्यारा-सा लाइक करके कमेंट भी करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।